बार की बात है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां सुबह से लेकर रात तक भीड़ का शोर गूंजता रहता था। वहीं भीड़ में गुम था एक गरीब कुली। नाम था हरिराम। उम्र कोई 25 के आसपास होगी। लाल कमीज, कंधे पर पड़ा फटा हुआ गमछा और माथे पर पसीने की बूंदें, यही उसकी पहचान थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह किसी करोड़पति के पास भी नहीं थी। हरिराम की शादी एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की से हुई थी। नाम था गौरी। गौरी भी स्टेशन पर कुली का काम करती थी। दोनों दिन भर मेहनत करते, शाम को घर लौटते, बच्चों को सीने से लगाकर सूखी रोटी में भी मिठास ढूंढ लेते। दो प्यारे बच्चे थे उनके, एक बेटा और एक बेटी। छोटा सा परिवार था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। लेकिन एक दिन जैसे किसी ने उनकी किस्मत की चादर पर काली स्याही बिखेर दी हो। सुबह सुबह गौरी काम पर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। हरिराम ने पहले सोचा शायद किसी रिश्तेदार के यहां गई होगी, लेकिन दिन गुजरता गया और गौरी की कोई खबर नहीं आई। उस रात पहली बार हरिराम ने बच्चों को बिना मां की थपकी के सुलाया। अगले दिन से हरिराम ने उसे ढूंढना शुरू किया। हर स्टेशन, हर ठेला, हर गली चौराहे पर वह गौरी का नाम पुकारता रहा। उसका गला बैठ गया, आंखें लाल हो गई, लेकिन न कोई सुराग मिला, न कोई उम्मीद। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सबने मदद की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर हरिराम पुलिस स्टेशन पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, साहब मेरी बीवी मिल नहीं रही। बहुत ढूंढा, हर जगह गया, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लो। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, कुछ सवाल किए और कागज पर उसकी कहानी दर्ज कर ली। कुछ दिनों तक खोजबीन चली, फिर धीरे धीरे मामला फाइलों में दब गया। लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। हर सुबह उम्मीद लेकर स्टेशन पर जाता, शायद आज कोई खबर मिले। एक दिन अचानक पास के गांव के जंगल में एक महिला की कंकालनुमा लाश मिली। केस एक थाने से दूसरे थाने पहुंचा और आखिर में उस थाने तक पहुंचा जहां हरिराम ने 1 साल पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने हरिराम को बुलाया। एक बंद कमरे में एक ट्रे रखी थी। उस पर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी चूड़ी, एक साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा और एक बिंदी पड़ी थी। हरिराम ने देखते ही कांपती उंगलियों से चूड़ी उठाई। ये तो गौरी की ही है साहब। इसी रंग की चूड़ी पहनकर निकली थी वो, यही बिंदी लगाई थी। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू गिरने लगे। गौरी अब नहीं रही और उसके साथ हरिराम की दुनिया भी कहीं खो गई। उसी समय गौरी की मां ने अपने दामाद हरिराम पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका आरोप था कि मेरी बेटी को इसने मारा है। ये 1 साल से झूठ बोल रहा था। पुलिस ने हरिराम को हिरासत में लिया। शुरुआत में हरिराम चुप रहा, एकदम खामोश, ना कुछ माना, ना कुछ बताया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसके अंदर दबे शब्द फूट पड़े, जैसे किसी पिंजरे में बंद तोता अचानक चिल्ला उठा हो। मैंने नहीं मारा साहब, वो खुद गिर गई थी। उसके सिर पर चोट लगी थी। मैं बहुत डर गया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैं उसे छोड़ नहीं पाया, लेकिन क्या करता, लाश को कहां ले जाता। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था, पीछे सिर पर भारी वस्तु से वार किया गया, जिससे मृत्यु हुई। अब सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। हरिराम की आंखों में अभी दर्द था, लेकिन अब उसमें डर और पछतावा भी मिला हुआ था। हरिराम के जेल जाने के बाद उसके घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बूढ़े माता पिता की आंखें हर दिन दरवाजे की तरफ टिकी रहती और बच्चे हर रात माँ और बाप के बिना सोते सोते बड़े हो रहे थे। गरीबी पहले भी थी, पर अब अकेलापन और बदनामी ने भी घर को घेर लिया था। हरिराम ने जेल में बहुत कोशिश की कि उसे जमानत मिल जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पास कोई वकील ढंग का था, न पैसे और न ही कोई जो उसके लिए लड़े। वकील भी धीरे धीरे पीछा छुड़ाने लगे। पूरा 2 साल बीत गए। आखिरकार 2 साल बाद एक सरकारी वकील की मदद से उसकी जमानत मंजूर हो गई। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपने बच्चों को गले से लगाया। बूढ़े माता पिता की आंखों से जो आंसू निकले, उनमें शिकायत भी थी और राहत भी। हरिराम ने खुद को संभाला, फिर से स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। सिर पर बोझ उठाकर, दिल में दर्द को दबाकर वो दिन रात मेहनत करता था। कोर्ट की तारीख जब भी आती, वो काम छोड़कर अदालत जाता, सामने अपनी अतीत की लाश को ढोता। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। वो बहुत थक चुका था, दिन भर का काम कर चुका था और भूख बुरी तरह से सताने लगी थी। वह पास के एक होटल में गया। छोटा सा ढाबा था। वहां एक कोने में बैठकर खाना ऑर्डर किया। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो उसी होटल में कुछ ऑर्डर कर रही थी।
हरिराम की सांसें थम गई। वो चेहरा, वो चाल, वो आंखें। गौरी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद से कहा, नहीं, ये मेरी नजर का धोखा है। गौरी तो मर चुकी है। पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने होटल के मालिक के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं उस औरत से खुद ऑर्डर लेना चाहता हूं। प्लीज मुझे वेटर बना दीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। होटल का मालिक पहले तो चौंका, फिर हरिराम की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि बिना सवाल किए इजाजत दे दी। अब हरिराम गौरी के सामने था, वेटर बनकर। की बात सुनकर होटल का मालिक हकबका गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने हरिराम की आंखों में जो जलती हुई सच्चाई देखी, उससे वह इंकार नहीं कर सका। अगर ये सच है, उसने गंभीर स्वर में कहा, तो मामला बहुत बड़ा है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। कुछ ही देर में पुलिस होटल में आ गई। हरिराम ने कांपती आवाज में उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, ये मेरी बीवी है, गौरी, जिसके कत्ल के इल्जाम में मैं 2 साल जेल में रहा। आप खुद देख लीजिए, ये जिंदा है। गौरी की आंखों में डर था। वो बोलना नहीं चाहती थी, सिर झुकाकर बैठी रही। लेकिन पुलिस ने कोई चांस नहीं लिया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। अगले दिन अदालत में तहलका मच गया। हरिराम और गौरी दोनों अदालत में मौजूद थे। जज साहब ने पुलिस से पूछा, कहीं ये कोई अप्रैल फूल तो नहीं है? अप्रैल चल रहा है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो अदालत से? पुलिस ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं माननीय न्यायाधीश महोदय, ये बिल्कुल सत्य है। जज की भौहें सिकुड़ गई। अगर ये औरत जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार किया गया? और हरिराम, तुमने अदालत में खुद कहा था कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की, ऐसा क्यों कहा? हरिराम की आंखें डबडबा गई। वो पुलिस की ओर देखता है, फिर जज साहब की ओर। जज साहब, मुझसे झूठ बुलवाया गया। पुलिस ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं टूट गया। मुझे मार मार कर कबूल करवाया गया कि मैंने ही गौरी को मारा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। जज साहब गंभीर हो गए। उन्होंने पुलिस टीम की ओर देखा। तुम लोगों ने इस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये अन्याय है, ये अपराध है। फिर उन्होंने गौरी को बुलाया और सामने रखे वो कपड़े, पायल, चप्पलें और साड़ी दिखाए जो उस मिली हुई लाश पर थी। गौरी ने सब ध्यान से देखा, फिर बोली, नहीं जज साहब, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। न ये पायल, न साड़ी, न चप्पलें, ये सब किसी और का है। जज साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है इस सिस्टम में? फिर उन्होंने पुलिस को आदेश दिया, तुरंत मुझे उस लाश की असली पहचान की रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि किसकी गलती से एक निर्दोष आदमी को 2 साल जेल में सड़ना पड़ा। इस केस की खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ हरिराम की बात हो रही थी। बेकसूर को मिली सजा, पुलिस की लापरवाही से टूटा एक परिवार। जिंदा थी पत्नी, फिर किसकी लाश थी? हर कोई पुलिस को कोसने लगा। तभी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उस लाश की डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि वो किसी और धर्म की महिला थी और उसका डीएनए हरिराम के बच्चों से बिल्कुल मैच नहीं करता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरिराम की मां बीमार हो चुकी थी, पिता की कमर झुक चुकी थी और बच्चे, वो अब भी मां के नाम पर रोते थे। कोर्ट में हरिराम के पिता खड़े हुए, कांपती आवाज में बोले, जज साहब, मेरा बेटा निर्दोष था, फिर भी उसे सजा मिली। मेरी बहू जिंदा थी, फिर भी मेरा परिवार मरा। हमसे जो छिन गया वो कभी लौट नहीं सकता। लेकिन जो आर्थिक तबाही आई है उसका तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी मान प्रतिष्ठा की तो कोई कीमत नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए। अदालत में सन्नाटा पसरा था। हर कोई इस चौंकाने वाली कहानी के पूरे सच का इंतजार कर रहा था। जज साहब ने गौरी से कठोर स्वर में पूछा, अब जब तुम जिंदा हो तो बताओ, 2 साल तक कहां थी तुम? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बताया अपने पति, अपने बच्चों को? गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आंखों में शर्म कम, पश्चाताप कम और डर ज्यादा था। उसने कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी। मेरे जीवन में कोई और आ गया था। मैं अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पूरा कोर्ट हॉल हक्का बक्का रह गया। गौरी ने आगे कहा, मेरी मां को सब पता था, लेकिन उन्होंने मुझे बदनाम होने से बचाने के लिए, समाज की नजरों से बचाने के लिए, उन्होंने मेरे पति हरिराम पर हत्या का इल्जाम लगवा दिया, ताकि दुनिया को लगे कि मैं मर गई और ये राज राज ही बना रहे। हरिराम के पिताजी का खून खौल उठा। हमारे बेटे को समाज ने कातिल समझा।
हमने चुपचाप बेटे की बेगुनाही के लिए इंसाफ की भीख मांगी और तुम लोग आराम से अपनी बेटी की इज्जत बचाते रहे। गौरी अब घुटनों पर बैठ गई। हरिराम, मैं जानती हूं मैंने गुनाह किया है, माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने जो सहा है वो कभी भुला नहीं सकती। हरिराम की आंखें नम थीं, लेकिन अब उनमें कोई मोह नहीं था। वो बोली, तुम्हारा माफी मांगना आज मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुमने मुझे अपने बच्चों की नजरों में कातिल बना दिया, मेरी माँ की सेहत छीन ली, मेरे पिता की हिम्मत तोड़ दी और मैं हर रोज अपने जमीर के सामने शर्मिंदा होता रहा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब सिर्फ खामोशी है, न नफरत न मोहब्बत, बस एक खालीपन। फिर वो पलटा, अपने माता पिता और बच्चों की ओर देखा और चलो, हमें अब आगे बढ़ना है। गौरी वही बैठी रही, टूटी, बिखरी और अकेली। जज साहब ने एक गहरी सांस ली और कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति की ओर देखा। फिर बोले, आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किसे दोष दें? एक माँ जिसने समाज की नजरों से डरकर बेटी को बचाया, एक औरत जिसने अपनी इच्छाओं के लिए अपने परिवार को तबाह किया, या एक सिस्टम जिसने बिना सबूत एक निर्दोष को सजा दी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हरिराम जैसे लोग इस देश में उदाहरण हैं, जिन्होंने अपमान और अन्याय सहकर भी बदले की भावना नहीं रखी। अदालत राज्य सरकार को निर्देश देती है कि हरिराम और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस केस में शामिल लापरवाह पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही की जाए। हरिराम कोर्ट से निकलता है, पीछे न मुड़कर देखता है। उसके साथ उसकी सच्चाई है, उसका आत्मसम्मान है और एक परिवार जो अब फिर से जीना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट में जरूर बताएगा कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, सामाजिक, भावनात्मक, सस्पेंस से भरी या फिर कोई सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। आपकी राय हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच, नए दर्द और नए मोड़ के साथ।